नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार पानी से धोएं। और आइए अब शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह को डिजिटल माध्यम से किया संबोधित। विज्ञान और नवाचार के एक क्षेत्र में निवेश की बताई जरूरत। कहा, प्रभावकारी वैक्सीन वितरण प्रणाली पर काम कर रहा है भारत। देश में पिछले 6 सालों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए सुधारों से उच्च शिक्षण संस्थानों में आई पारदर्शिता और स्वायत्तता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत जल्द ही बनेगा उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या रही 8 लाख से कम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अगले 3-4 महीने तक सतर्कता जारी रही तो 2021 फरवरी तक देश में सिर्फ 40,000 रह जाएंगे कोरोना के सक्रिय मामले। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का काम पूरा। प्रचार में उतरे सभी पार्टियों के दिग्गज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में रैलियां। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी गया और नवादा में जनसभाएं। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की दिशा में भारत का बड़ा कदम। अगले मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ अब ऑस्ट्रेलिया भी होगा शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व लाना मुख्य मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक 2020 के उद्घाटन समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने विज्ञान और नवाचार के एक क्षेत्र में निवेश की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैठक को भारत में होना था, लेकिन महामारी की वजह से बदली हुई परिस्थितियों में इसका वर्चुअल आयोजन हो रहा है। टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी ताकत है कि महामारी में भी ये हमें अलग नहीं कर पाया। इस बैठक में स्वास्थ्य और विकास के एक क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक साझेदारी को और मजबूत करने पर मंथन हो रहा है। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। The future will be shaped by societies that invest in science and innovation. But this cannot be done in a short-sighted manner. One has to invest in science and innovation well in advance. That is, when we can reap benefit at the right time. Similarly, the journey to these innovations must be shaped by collaboration and public participation. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मास्क को प्रोत्साहित करने और रैपिड एंटीजन टेस्ट लागू करने वाले शुरुआती देशों में था। भारत ने प्रभावकारी तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू किया और यही वजह है कि आज रोजाना कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। India has one of the highest recovery rate of 88%. This happened because India was one of the first countries to adopt a flexible lockdown when the total cases were just a few hundred. India was one of the first to encourage the usage of masks. India actively began to work on effective contact tracing.
India was one of the earliest to deploy the rapid antigen tests. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। भारत ग्लोबल हेल्थ केयर के प्रयासों के मामले में आगे आ रहा है और वैक्सीन विकसित करने को लेकर काम जारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रभावकारी वैक्सीन वितरण व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। India is now at the forefront of vaccine development for COVID. Some of them are in advanced stages. We are not stopping here. India is already working on putting a well-established vaccine delivery system in place. This digitized network, along with digital health ID, will be used to ensure immunization of our citizens. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को डिग्री दी जा रही है वे अब एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर रियल लाइफ यूनिवर्सिटी के विराट कैंपस में जा रही हैं और ये एक ऐसा कैंपस होगा जहां जो नॉलेज छात्रों ने हासिल की है उसकी एप्लीकेबिलिटी काम आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले 6 साल में देश में बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की गई और संगठनात्मक सुधारों पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा इन बदलावों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्तता आई है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अवसर पैदा हो रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 IITs थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई IIT खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल IITs थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल IIT बनाई गई है। बीते 5-6 साल में 7 नए IIM स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 IIM ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, जिससे वे अपेक्षित कौशल के मुताबिक रोजगार हासिल कर सकेंगे। एजुकेशन सेक्टर में ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनको नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई दिशा, नई मजबूती देने वाली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्सरी से लेकर PhD तक देश के पूरे एजुकेशन सेटअप में फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे युवा तेजी से बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, एडॉप्टेबल हो। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी बहुत ध्यान दिया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण की कमी को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोरोना के प्रसार को लेकर हमने दुनिया के कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से बात की है। सभी ने अपने अनुसंधान और तकनीक के आधार पर यह बताया कि भारत में अगर 3 से 4 महीने तक संभल कर चला जाए तो फरवरी में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 40,000 तक आ जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत कोविड-19 के मामले में धीमी गति से गिरावट के ट्रेंड को बनाए रखेगा। अगर अगले 3-4 महीनों में देश के लोगों ने जो सावधानी बरतने का काम है वो ठीक प्रकार से किया, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई किसी तरह की कमी ना रही, तो चाहे सर्दी आएगी तो भी और चाहे फेस्टिवल्स आएंगे तो भी हमारे भारत में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया है वो आने वाली फरवरी तक काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होगा। और शायद अगर जहाँ तक मैंने उस रिपोर्ट के बारे में देखा पढ़ा है, वो उन्होंने कहा कि उस समय फरवरी में शायद देश भर में 40,000 के करीब एक्टिव केसेस रह जाएंगे। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मामले में भारत हर दिन नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। लगातार चौथे दिन राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिव मामलों की कुल दर 8% से कम रही। 1.5 महीने बाद लगातार तीसरे दिन सक्रिय मामले भी 8 लाख से कम दर्ज किए गए। देश में लगातार बड़ी संख्या में हो रही कोरोना जांच के बावजूद पॉजिटिव मामलों की दर में गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिव मामलों की कुल दर लगातार चौथे दिन 8% से कम रही, जो देश भर में किए गए उच्च स्तरीय समन्वित प्रयासों का नतीजा है। वहीं देश में सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख भी जारी है और 1.5 महीने के बाद लगातार तीसरे दिन सक्रिय मामले 8 लाख से कम दर्ज किए गए। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,72,055 है, जो कुल मामलों का 10.23% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 55,722 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,50,273 हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.26% हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 66,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए और अब तक कुल 66,63,608 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.52% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे में 579 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,14,610 हो गई है। बीते 24 घंटों में 8,59,786 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 9,50,83,976 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज ला सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह की पुस्तक के विमोचन पर कहा कि हमने एक और प्रोत्साहन पैकेज के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। Well, I've not closed the option for another stimulus if it comes out to be, because every time we have announced one, it's been after a lot of consideration of inputs which have come from various different sections of society. Then we sit and work it out within the ministry, with the PMO, and then take a final call. So, yes, I have not closed the option to come up with one more stimulus. कोरोना महामारी के दौरान छोटे और मझोले उद्योगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ा। इनकी परेशानियों को ध्यान में रखकर सरकार ने 2800 कंपनियों और कॉरपोरेट हाउसेस को चिट्ठी लिखकर एमएसएमई इकाइयों को बकाया पैसों को इसी महीने भुगतान करने को कहा है। इससे पहले सरकार ने 500 कंपनियों और कॉरपोरेट हाउसेस से एमएसएमई संस्थानों के बकाया धन का भुगतान करने को कहा था, जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। पिछले 5 महीनों में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में एमएसएमई के बकाया 13,400 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सिर्फ सितंबर के महीने में ही एमएसएमई संस्थानों को उनकी 37,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि मिली।
सरकार ने कहा कि उसके नए प्रयास से एमएसएमई को त्योहारों के अवसर पर अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। एमएसएमई विकास एक्ट 2006 के मुताबिक किसी भी संस्थान को एमएसएमई से खरीदे गए सामान या ली गई सेवाओं का भुगतान 45 दिनों के अंदर करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्रों को क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दी जाने वाले पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के साथ इन मंत्रालयों के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों के सीएमडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सीपीएसई का कैपेक्स आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण मानक है और इसके स्तर को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए बढ़ाया जाना जरूरी है। वित्त मंत्री ने संबंधित सचिवों से कहा कि वे सीपीएसई के कामों की बारीकी से निगरानी करें ताकि वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के अंत तक इन कंपनियों को जारी की गई राशि का 75% इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने इसके लिए एक विशेष योजना बनाने पर जोर दिया। वित्त वर्ष 2019-20 में इन 14 सीपीएसई को 1,11,672 करोड़ रुपए खर्च करने थे। हालांकि इस दौरान इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और इन्होंने 1,16,323 करोड़ रुपए खर्च किए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने इस साल नवंबर में होने वाले मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। हालांकि भारत, जापान और अमेरिका के नौसैनिक इस युद्धाभ्यास में लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से क्वाड के सभी 4 देशों भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह शामिल होने लगेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस युद्धाभ्यास से समुद्री क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित होगी और ये चारों देश मुक्त हिंद प्रशांत और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा कि मालाबार युद्धाभ्यास चारों देशों के बीच विश्वास को दर्शाता है और इससे मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए चारों देशों के संयुक्त प्रयास का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पेन ने संयुक्त मालाबार युद्धाभ्यास को इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को स्थापित करने में मददगार बताया। कोरोना महामारी की वजह से इस बार मालाबार युद्धाभ्यास खास दूरी बनाकर किया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री इलाके में एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने पर केंद्रित होगा। और इस बीच भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और गहरा करने के उद्देश्य से दोनों देशों की नौसेना के बीच 8वें वार्षिक संयुक्त अभ्यास की शुरुआत हुई। 21 अक्टूबर तक श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पर चलने वाले इस अभ्यास को स्लाइड नेक्स्ट 20 नाम दिया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य न सिर्फ समुद्री संचालन प्रक्रियाओं में सुधार लाना है, बल्कि दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने मानवता का उदाहरण पेश किया। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने चीन के एक सैनिक को मौत के मुंह से निकाला और उसे सकुशल वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। वांग या लांग नाम का सैनिक भटककर पूर्वी लद्दाख के तेमचोक सेक्टर में आ गया था। भारतीय सेना ने उसे भयानक ठंड से बचाया, उसे ऑक्सीजन, गर्म कपड़े और खाना दिया। इसी बीच चीन की सेना ने भी उसकी गुमशुदगी के बारे में भारतीय सेना को बताया। अब औपचारिकताओं के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर सैनिक को चीनी सेना के हवाले कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपनी जियो टैग यानी कि लोकेशन प्रणाली में जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा बताए जाने को तकनीकी खराबी करार दिया। न्यूज एजेंसी ANI को ट्विटर के प्रवक्ता ने बताया कि हमें इस तकनीकी खामी की जानकारी रविवार को मिली। हम इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जियो टैग की खामी को हमारी टीम ने तुरंत दूर कर दिया है। ट्विटर के सिस्टम की गलती तब पकड़ी गई जब लेह में आयोजित वॉर मेमोरियल कार्यक्रम के प्रसारण को रक्षा विशेषज्ञ और पत्रकार नितिन गोखले ने ट्विटर पर लाइव किया। इनके इस प्रसारण के वक्त लोकेशन टैग में जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाया गया। इस पर गोखले और दूसरे ट्विटर यूजर्स ने ट्विटर का ध्यान इस गलती की तरफ खींचा।
और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में विधानसभा की 94 सीटों के लिए दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन था। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। इन 94 सीटों पर चुनाव के लिए दाखिल कुल 1514 नामांकन पत्र सही पाए गए। दूसरे चरण में जिन जिलों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें चुनाव पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, पटना और नालंदा जिले शामिल हैं। वहीं तीसरे चरण में 78 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम जारी है और कल इसका आखिरी दिन है। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर और तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। तीनों चरणों के वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। और इसी बीच पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों में कई चुनावी सभाएं की। गया जिले के शेरघाटी में एक चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार की पहल पर महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया। बीजेपी की तरफ से भी कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से एनडीए की सरकार को भारी बहुमत से वापस लाने की अपील की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने रक्सौल, बगहा और दरभंगा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पहले और दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार के लिए विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज गया और नवादा में कई जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने वारिसलीगंज में एक जनसभा में कहा कि महागठबंधन बनाने का मकसद बिहार का खोया हुआ गौरव लौटाना है। इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव भी मतदाताओं को अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करने के लिए प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। और 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन था। उपचुनाव के लिए सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। जिन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा 28 सीटें मध्य प्रदेश से हैं। गुजरात की 8 हैं, उत्तर प्रदेश की 7, जबकि झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और नागालैंड की 2-2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनके अलावा तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट पर भी 3 नवंबर को मतदान होना है। और इस बीच मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक विवादास्पद बयान ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने पार्टी नेता इमरती देवी को लेकर की गई कमलनाथ की टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमलनाथ को कांग्रेस के पदों से तुरंत हटाया जाना चाहिए और उनके बयान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कमलनाथ के बयान के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मौन धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने पर बैठे। वहीं बीजेपी के अन्य नेताओं ने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मौन प्रदर्शन किया। और इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला मंत्री के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कमलनाथ से स्पष्टीकरण मांगा। और अब बात नवरात्र के पूजन के साथ रामलीला के मंचन की। दुर्गा पूजा के पंडालों के साथ साथ देश में अलग अलग जगहों पर रामलीला के मंचन से भी माहौल भक्तिमय हो गया है। रामनगरी अयोध्या में भी ऐतिहासिक रामलीला का मंचन हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि शनिवार शाम से शुरू हुआ ये मंचन 25 अक्टूबर तक चलेगा। अयोध्या की इस रामलीला में फिल्म जगत की कई कलाकार किरदार निभा रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टेक्सास की 14 वर्षीय भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा अनिका चेब्रोलू को 2020 का 3M युवा वैज्ञानिक चैलेंज जीतने पर बधाई दी।
उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि स्कूल की छात्रा अनिका ने एक ऐसा अणु तैयार किया है जो कोरोना वायरस की प्रोटीन से बंध कर उसे निष्क्रिय कर सकता है। उनकी ये खोज कोरोना का उपचार खोजने में मददगार होगी। देश की आजादी में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर संघर्ष किया था। ऐसी ही एक महिला क्रांतिकारी थी मातंगिनी हाजरा। आज उनकी जयंती है, जिन्हें ओल्ड लेडी गांधी के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस महान वीरांगना की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाली मातंगिनी हाजरा का नाम भारतीय इतिहास में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। गरीब परिवार में जन्मी मातंगिनी ने कभी गरीबी के आगे घुटने नहीं टेके और अवसर आने पर उन्होंने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया। 1932 में मातंगिनी हाजरा के गांव में एक जुलूस निकाला गया। इसमें कोई भी महिला नहीं थी। ये देखकर मातंगिनी जुलूस में शामिल हो गई। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था। फिर उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। इस दौरान अनेक व्यक्ति गिरफ्तार हुए, लेकिन मातंगिनी की ज्यादा उम्र को देखकर उन्हें छोड़ दिया गया। 1933 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ और वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी रहीं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। 1935 में तामलुक क्षेत्र भीषण बाढ़ के कारण हैजा और चेचक की चपेट में आ गया। तब मातंगिनी हाजरा अपनी जान की चिंता किए बिना राहत कार्य में जुटी रहीं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी उसमें कूद पड़ी। 29 सितंबर 1942 को तामलुक में स्वतंत्रता सेनानियों का प्रदर्शन हो रहा था। तब सशस्त्र अंग्रेज सेना ने आंदोलनकारियों को रुकने के लिए कहा, लेकिन मातंगिनी हाजरा ने साहस का परिचय देते हुए तिरंगा अपने हाथ में लिया और जुलूस में सबसे आगे आ गई। इसी समय उन पर गोलियां दागी गईं, लेकिन उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस महान वीरांगना की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मातंगिनी हाजरा क्रांति वीरांगना, जिन्होंने बहादुरी से गोलियों का सामना किया, शीर्षक से लिखे फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि 73 वर्षीय मातंगिनी हाजरा पर एक के बाद एक 3 गोलियां चली और हर गोली के बाद वंदे मातरम का नारा और बुलंद होता गया। उनके हाथ में पकड़ा हुआ झंडा और ऊंचा उठता गया। उन्होंने सुझाव दिया कि इतिहास की पुस्तकों में ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे सभी देशवासी, विशेषकर युवा, इन विभूतियों के साहस से परिचित हो सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रामनन का रविवार रात निधन हो गया। वे 96 वर्ष की थी। डॉक्टर विजयलक्ष्मी रामनन वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। रविवार को उन्होंने अपनी बेटी के घर पर अंतिम सांसें ली। वो 2 अगस्त 1955 को वायुसेना में बतौर अधिकारी कमीशन हुई थी। 22 अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी थी। वहीं 28 फरवरी 1979 को वे सेवानिवृत्त हो गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।